A very good evening. Today we are going to discuss one topic, perspective on Indian national movement. Perspective हम cover करेंगे आज, ठीक है? And this is going to be very short topic actually. Perspective इतना बड़ा topic नहीं है, आसानी से हमारा cover हो जाएगा, ठीक है? So we'll start with that. दो मिनट दीजिए, then we'll begin with that. अच्छा, मूवमेंट्स में हम कवर करेंगे सोशल मूवमेंट्स आने वाले सेशंस में, इन द अपकमिंग सेशंस प्रोबेबली, जो हमारे अगले 2-3 दिनों में होने वाले हैं, ठीक है? उसमें हम फर्दर मूवमेंट्स कवर करेंगे। तो पेपर 2 सेक्शन बी हमको शुरू करना है आज। We'll start with that. Wait a minute. 5 मिनट दीजिए। Just coming. Okay. So we'll start with the perspective here. देखिए, इससे पहले हमने डिस्कस किया है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बारे में, हमने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को देखा था, बीच का डिफरेंस देखा था उनके, एंड वी अंडरस्टूड कि कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज एम्प्लॉय की गई हैं इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, वो चीज़ हमने कवर की थी। क्विट इंडिया मूवमेंट हमने देखा था, ठीक है? क्या क्या स्ट्रैटेजीज रही, रेवोल्यूशनरी स्ट्रैटेजीज कैसी थी, पीजेंट मूवमेंट्स में क्या क्या हुआ, ट्रेड यूनियन की मूवमेंट्स हमने कवर की, देन रोल ऑफ वुमेन इन इंडियन नेशनल मूवमेंट हमने देखा। अब इसके बाद आता है नेशनल मूवमेंट में बेसिकली कौन कौन सी थ्योरीज हैं, आज हमें थ्योरीज के हिसाब से कवर करना है। तो सबसे पहले थ्योरीज में एक देखिए, we will study today theories on nationalism. Theories on nationalism, Indian nationalism in particular, हम theories देखेंगे आज। nationalism, इसमें एक स्कॉलर है, नाम है इनका वॉकर कॉर्नर। वॉकर कॉर्नर, तो वॉकर कॉर्नर का कहना है रिगार्डिंग नेशनलिज्म, सबसे पहले नेशन पे इनका कहना है, ही सेज दैट नेशन को डिफाइन करना काफी डिफिकल्ट टास्क है, बिकॉज नेशन का जो कॉन्सेप्ट होता है वो इनटैंजिबल होता है। इट इज इनटैंजिबल, मतलब आप उसको ना देख सकते हो ना छू सकते हो, इट इज इनटैंजिबल। नेशन का जो आइडिया होता है दैट इज इनटैंजिबल, क्योंकि देख तो सकते नहीं हो, तो फिजिकल नहीं है, साइकोलॉजिकल है। जैसे इंडिया इज अ नेशन, तो आप फिजिकली इस आइडिया को
देख नहीं सकते हो, बट साइकोलॉजिकली यू अंडरस्टैंड दिस आइडिया। ठीक है, तो ये कहते हैं कि नेशन का जो आइडिया है इट रिमेन्स इल्यूसिव। इल्यूसिव है, इट इज बेसिकली एन आइडिया। ठीक है, साइकोलॉजिकल है, इंटेंजिबल है। तो थ्योरीज ऑफ नेशनलिज्म में तीन थ्योरीज आती हैं। देर आर थ्री थ्योरीज दैट आर प्रेवलेंट। तीन थ्योरीज प्रेवलेंट है, तीन प्रकार की इसमें थ्योरीज हैं। सबसे पहली आती है असेंशियलिस्ट की। असेंशियलिस्ट सबसे पहले इसमें बात करते हैं। असेंशियलिस्ट का कहना है कि नेशनलिज्म जो होता है ये नेचुरल होता है। दे से दैट nationalism is natural and nationalism is not dependent on any other development। मतलब ऐसा इट इज सो नेचुरल, ऐसा नहीं है कि कोई डेवलपमेंट होगी तो उस पर डिपेंडेंट रहेगा। ठीक है, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी डेवलपमेंट, एनी अदर डेवलपमेंट। तो एसेंशियलिस्ट का पर्सपेक्टिव ये रहता है। एसेंशियलिस्ट में आते हैं एक स्कॉलर जिनका नाम है हर्डर, कि नेशन का आइडिया इज नेचुरल, नेशनलिज्म इज नेचुरल। एंड हर्डर ने एक थ्योरी दी है नेशनलिज्म की। इस थ्योरी को ये बोलते हैं कल्चरल, थ्योरी का नाम है कल्चरल नेशनलिज्म, थ्योरी ऑफ कल्चरल नेशनलिज्म। इसमें हर्डर, क्योंकि जैसे एसेंशियलिस्ट मानते हैं कि नेशन का आइडिया नेचुरल होता है, तो हर्डर का आइडिया भी यही है कि अ नेशन इज नेचुरल एंड एक्सक्लूसिव कॉन्सेप्ट। इनका मानना है कि जो वर्ड है नेशन, इट कम्स फ्रॉम अ लैटिन वर्ड। एक लैटिन वर्ड है नेशन, लैटिन वर्ड है बेसिकली नासी, इससे आता है नेशन। इसका मतलब होता है रेस। तो नेशन वर्ड इससे बना है, इस वर्ड से बना है, इसका मतलब है रेस। और रेस बोल सकते हो या आप इसको किनशिप ग्रुप बोल सकते हो, किनशिप ग्रुप बोल सकते हो। तो इनका कहना है हर्डर का कि हर एक जो रेस है वर्ल्ड में एक पर्टिकुलर एरिया में सेटल्ड है। जोग्राफिकल कंडीशंस की वजह से एक स्पेसिफिक वे ऑफ लाइफ उनकी बन गई है। जैसे कि इंडिया में अलग है, ठीक है, बाहर के देशों में अलग कल्चर है, कहीं ना कहीं जोग्राफी का भी उस पर काफी इफेक्ट पड़ा है। ठीक है, तो स्पेसिफिक वे ऑफ लाइफ ये हमारे कल्चर का पार्ट बन जाता है। लेकिन इंडिया में हम देखते हैं जब सर्दी आ जाती है तो लोहड़ी मनाई जाती है, राइट। तो उसके हिसाब से बाहर ऐसा कोई कस्टम नहीं है, बाहर का ऐसा कोई कल्चर नहीं है, बिकॉज बाहर हर टाइम सर्दी रहती है। आपको फॉरेन कंट्रीज में ज़्यादातर यूएस, कनाडा, कनाडा स्पेसिफिकली यहाँ पर सर्दी ही रहती है। तो कल्चर ज्योग्राफी से इन्फ्लुएंस होता है, एक स्पेसिफिक वे ऑफ लाइफ से इन्फ्लुएंस होता है। सो उसी में कहा जाता है therefore that race and culture will become the basis of nationalism. Wait a minute, hold. Hello. Yeah. No, I did not. I'm already taking the session and at 11 o'clock I think I can. Thank you so much. Okay, so sorry. तो race and kinship group we see that, ठीक है, बेसिकली इस वर्ड से आता है और इनका मानना है कि ज्योग्राफी से इन्फ्लुएंस होता है। एक पर्टिकुलर रेस, एक पर्टिकुलर ज्योग्राफी में अगर रहते हैं लोग तो एक स्पेसिफिक वे ऑफ लाइफ होती है उनकी। उस स्पेसिफिक वे ऑफ लाइफ को अगर बहुत लंबे टाइम तक चलाया जाए तो वो कल्चर में टर्न हो जाता है। ठीक है, एंड ये जो रेस होती है, कल्चर होती है, दैट बिकम्स द बेस ऑफ नेशनलिज्म। तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें नेशनलिज्म के बारे में, श्री औरबिंदो ने बात की है, जिसको हमने पहले डिस्कस भी किया है। ठीक है, श्री औरबिंदो। हाय राघव, योर बैच 8 recording is available.
It will be available after June also. Yes, Raghav. It will be also available after June. ठीक है. इनफैक्ट फ्यूचर में आप जब भी देखेंगे, चाहे 1 साल बाद भी देखें, आई थिंक तब भी अवेलेबल रहेंगी आपको बैच 8 की सेशंस. तो बैच 8 रहेगा ये, यू नो, यू कैन एक्सेस इट लेटर ऑन. आप प्रीलिम्स के बाद में भी एक्सेस कर सकते हो. तो श्री अरबिंदो का क्या कहना था? इनका मानना था कि यू नो, नेशनलिज्म के इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये कल्चरल नेशनलिज्म के आइडिया, यू नो, इनके आइडियाज में रिफ्लेक्ट होते हैं हमको. श्री अरबिंदो भी आप बोल सकते हो एक तरीके से एसेंशियलिस्ट की कैटेगरी में डाले जा सकते हैं. तो देखिए, इसमें नेशनलिज्म को माना जाता है कि नेशनलिज्म इज अ कंस्ट्रक्शन. इट इज कंसिडर्ड दैट इट इज a construction. It's a construction by human agents. जैसे हमने पहले भी पढ़ा है कार्ल मार्क्स में और यू नो ग्रामसी के कॉन्सेप्ट में, कि कैसे आइडिया जो होता है नेशन का, नेशनैलिटी का आइडिया होता है, उसको किस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया जाता है बाय ह्यूमन एजेंट्स. Hi Vikas, you have covered all the lectures of this course but no answer writing. ओके विकास, इफ दैट्स द केस, आपको आंसर राइटिंग फेब में, अब हम आंसर राइटिंग करेंगे इस मंथ, तो क्या ही. लेकिन आई विल रेकमेंड यू विकास कि फाउंडेशनल कोर्स का आंसर राइटिंग कोर्स एक बार देख लेना. ठीक है, फाउंडेशनल कोर्स में एक आंसर राइटिंग कोर्स हमने लास्ट मंथ किया था. उसमें जो शुरुआत में क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, वो क्वेश्चंस आप रिकॉर्डिंग से नोट डाउन करके, एंड व्हेनेवर यू फाइंड टाइम, व्हेनेवर यू हैव टाइम, आप उसको लिख करके ग्रुप में, जो आंसर राइटिंग ग्रुप होगा बैच 8 का, वहां पर शेयर कर सकते हैं. तो मैं आपको फीडबैक अपना दे दूंगी. ठीक है, वो अटेम्प्ट कर लीजिएगा. खैर, नेशनलिज्म के बारे में बोला जाता है, इट्स अ कंस्ट्रक्शन बाय ह्यूमन एजेंट्स रादर देन बीइंग नेचुरल. देखिए, हमने देखा कि एक जगह तो एसेंशियलिस्ट है जो कहते हैं कि नेशनलिज्म का आइडिया नेचुरल है, लेकिन दूसरी जगह बोला जाता है कि ह्यूमंस ने ही बनाया है नेशनलिज्म का आइडिया, एंड ये नेचुरल नहीं है. Rather than being natural, it is constructed by humans. Rather than being natural, it is constructed by humans. तो within this हम देखते हैं 2 schools of thought हैं. एक तो आपका आ जाता है पहला स्कूल, एसेंशियलिस्ट. एसेंशियलिस्ट का मैं बता चुकी हूँ कि इनके अकॉर्डिंग 3 देखिए आइडियाज हैं. पहले आता है एसेंशियलिस्ट. एसेंशियलिस्ट का मानना है कि नेशनलिज्म इज नेचुरल. इसमें आ जाएगा हर्डर आ जाएंगे इसमें, एंड इंडियन कॉन्टेक्स्ट में औरबिंदो घोष आ जाएंगे. इनको कोट कर सकते हो कि ये एसेंशियलिस्ट है. अब सेकंड स्कूल आता है कंस्ट्रक्टिविज्म. कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब ये कंस्ट्रक्ट किया गया है और ह्यूमन एजेंट्स ने कंस्ट्रक्ट किया है. ये ह्यूमंस ने कंस्ट्रक्ट किया है. नेशन का आइडिया, नेशनलिज्म का आइडिया नेचुरल नहीं था. दे बिलीव नेचुरल है, ये बोलते हैं कंस्ट्रक्टेड है, ह्यूमंस ने बनाया है. इट इज कंस्ट्रक्टेड बाय ह्यूमंस. और इसमें कंस्ट्रक्टिविज्म में 2 स्कूल हैं. पहला है लिबरल स्कूल, दूसरा है मार्क्सिस्ट स्कूल. अब ये आप रिलेट कर पाओगे थोड़ा, क्योंकि हमने ऑलरेडी पेपर 1 सेक्शन में ये सभी चीजें पढ़ी हैं अच्छे से. लिबरल एंड मार्क्सिस्ट स्कूल. तो सबसे पहले लिबरल स्कूल में देखते हैं. लिबरल स्कूल में आते हैं, एक इंपॉर्टेंट स्कॉलर है गेलनर. गेलनर ने बुक लिखी है, इनकी बुक का नाम है नेशंस एंड नेशनलिज्म. नेशंस एंड नेशनलिज्म. इस बुक में गेलनर का कहना है कि नेशनलिज्म इज अ चाइल्ड ऑफ मॉडर्निटी. मॉडर्निटी जब से आई है, उसी की वजह से नेशनलिज्म का आइडिया अपीयर हुआ है, मॉडर्निटी की वजह से. तो ही बिलीव्स दैट नेशनलिज्म इज अ प्रोडक्ट ऑफ प्रिंट मीडिया. ये जो प्रिंट मीडिया है, मैगजीन, न्यूज़पेपर्स और ये सभी आए, इसकी वजह से नेशनलिज्म का आइडिया लाया गया. मॉडर्न टाइम्स में गेलनर का कहना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के चलते वी सी दैट देयर वाज अ नीड फॉर राइज ऑफ नेशन स्टेट्स. क्योंकि मॉडर्नाइजेशन जब हो रही थी,
नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट के चलते एक पर्टिकुलर टेरिटरी होगी, उस पे एक पर्टिकुलर लॉ होगा, इस वजह से नेशनलिज्म का आइडिया उभर के आइडिया। इंडस्ट्रियलिज्म को तो वैसे भी नेशनलिज्म क्या करते हैं कि डिवाइड करते हैं लोगों को, राइट। लेकिन लिबरल्स ऐसा नहीं मानते, ये मार्क्सिस्ट का इंटरप्रिटेशन हो सकता है। इनका मानना है कि डिवाइडेड रहते हैं एक पर्टिकुलर अगर कैटेगरी में, सो ये बेहतर रहेगा। एंड इट बिलीव्स दैट देयर वाज अ नीड टू रिजेक्ट रिलीजन एज द बेसिस ऑफ सॉलिडारिटी, क्योंकि आपको पता है मॉडर्नाइजेशन से पहले मडीवल एज थी, और मडीवल एज में रिलीजन डोमिनेट कर रहा था। तो इनका यही मानना है कि वी नीड टू रिजेक्ट दिस रिलीजन एज द बेसिस ऑफ सॉलिडारिटी, और नेशनलिज्म कॉन्सेप्ट लाया गया, ह्यूमंस इसको लेकर के आए इंस्टेड ऑफ रिलीजन। एंड उस टाइम पे एक नई सेक्युलर आइडियोलॉजी डेवलप होगी, एज अ कंसोलिडेटिंग फोर्स। ये आइडियोलॉजी होगी नेशनलिज्म की, जो आपस में लोगों को कंसोलिडेट करेगी, आपस में लोगों को बांधेगी। दिस आइडियोलॉजी विल डेवलप। Then what we see is after this, this ये जो आइडियोलॉजी होगी नेशनलिज्म होगी, तो इसीलिए गैलनर के लिए नेशनलिज्म हैज बिन लिबरल अप्रोच है इनकी, तो एज अ पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट होती है। यू रिक्वायर दैट बिकॉज पॉलिटिकली और एडमिनिस्ट्रेटिवली आप एक बहुत बड़े राज्य को नहीं एडमिनिस्टर कर सकते आसानी से, तो इसीलिए नेशनलिज्म के चलते ऐसे डिवाइड किया जाएगा, राइट। तो ये एक इसमें थ्योरी आती है। एंड इंडियन नेशनलिज्म इन पर्टिकुलर अभी कवर करेंगे, पहले ऊपर से थ्योरेटिकली हम देखते हैं कि क्या क्या बातें की जा रही हैं। पॉलिटिकल साइंस में जो थ्योरिस्ट होते हैं क्या मानना है उनका। तो इसीलिए नेशनलिज्म इज अ पॉलिटिकल प्रिंसिपल फॉर द पर्पस ऑफ लेजिटिमेसी। नेशनलिज्म क्या करता है, आपके अंदर एक पेट्रियोटिज्म की फीलिंग लेकर के आता है, आप देशभक्ति के बेसिकली देशभक्त बन जाते हो। इसके चलते जो भी सरकार होती है उसको लेजिटिमेसी मिलती है इस आइडिया से बेसिकली, ठीक है। एंड व्हाट वी सी इज कि नेशन एंड नेशनलिज्म दे आर नॉट नेचुरल, दे आर नॉट नेचुरल और परमानेंट कंडीशंस ऑफ लिविंग which has emerged with industrialization. Nationalism is not it's not a sentiment that is created by free existing nations. Nationalism rather is it itself, it creates nations where they don't exist. Nationalism एक ऐसा नेशनलिज्म का जो आइडिया होता है वो खुद ही नेशंस को क्रिएट करता है, ऐसा नहीं है कि नेशंस क्रिएट कर रहे हैं नेशनलिज्म के सेंटिमेंट को। तो लिबरल्स का ये मानना है। फिर आते हैं मार्क्सिस्ट, और मार्क्सिस्ट की इंटरप्रिटेशन तो आपको पता ही होगी कि मार्क्सिस्ट का तो ये मानना है कि नेशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है ये लिबरल्स ने इसीलिए ये लेकर के आए हैं ताकि लोगों को डिवाइड किया जा सके, फॉल्स आइडियोलॉजी है, ये मार्क्सिस्ट अप्रोच रहती है। तो मार्क्सिस्ट अप्रोच में भी देखेंगे। लिबरल्स में देखिए कल्चर बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन फॉर्मेशन ऑफ नेशन, ऐसा बोला जाता है, क्योंकि नेशन का कॉन्सेप्ट देखिए, नेशन इज नॉट अ फिजिकल एंटिटी, रादर नेशन का जो आइडिया है वो साइकोलॉजिकल आइडिया है। इट इज एन आइडिया बेसिकली, सो इट इज अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। नेशन का जो आइडिया है दैट इज साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। नेशन का आइडिया होता है इट इज अ फीलिंग ऑफ वननेस, जब आपको सभी के साथ एकता की टाइप फीलिंग आती है, तो इट इज फीलिंग ऑफ oneness. And therefore we see that to develop this discourse of nationalism, जो leaders हैं they have to go to the extreme past, उनको past visit करना पड़ता है और वहां से वो nationalism की feeling develop करते हैं leaders. yes, ये liberals का ही opinion मैं अभी बता रही हूँ विकास, ठीक है। मार्क्सिस्ट का भी हम बताएंगे आगे। तो जो लिबरल्स होते हैं दे टेंड टू शो एज इफ वी हैव बीन लिविंग टुगेदर सिंस द बिगिनिंग। हमेशा आपने सुना होगा कि बहुत सारे ऐसे लीडर्स होते हैं जो जब भी स्पीच देते हैं वो यही कहते हैं कि हम हजारों सालों से एक साथ रहे हैं। लाइक हिंदू मुस्लिम की यूनिटी की जब बात की जाती है वोट के नाम पे, तो वो नेशन का आइडिया इमर्ज करते हैं लोगों के दिमाग में।
तो इसी चीज को हमेशा ध्यान में रखते हैं, पास्ट में जाकर के बात करते हैं और बताते हैं कि हम हमेशा से साथ रहे हैं, हमेशा शुरुआत से। तो अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए ये कॉमन वे ऑफ लाइफ को उस पर रिलाई करते हैं, कॉमन वे ऑफ लाइफ पे। जैसे इंडिया पाकिस्तान के बीच में भी आप देखोगे कि इंडिया पाकिस्तान का जो कल्चर है उसमें बहुत सारी कॉमनैलिटीज हैं। तो पास्ट में जाकर के इस तरीके से का आइडिया, वननेस का आइडिया थोड़ा सा इमर्ज करने की कोशिश करेंगे, उसको लाने की कोशिश करेंगे अपने पॉइंट प्रूव करने के लिए। तो कल्चर इट एक्ट्स एज अ रिसोर्स फॉर दोज हु ट्राई टू बिल्ड नेशनलिज्म। कल्चर का वो मतलब सहारा लेकर के नेशनलिज्म का आइडिया इवॉल्व करते हैं। तो कल्चरल नेशनलिज्म की बात की जाती है एंड कहा जाता है कि कल्चर इज द वन दैट इज मेनली प्लेइंग रोल इन दैट। तो टेक्स्ट बुक हो, प्रिंट मीडिया हो या पब्लिक इंस्टीट्यूशन कहीं पे भी आप जाते हैं, इन सभी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि ऐसे आइडियाज को प्रमोट किया जाए। इसलिए हम देखते हैं कि जब भी आप बुक्स पढ़ोगे, आप इनसे इन्फ्लुएंस होते हो, तो उन्हीं टेक्स्ट बुक में ये आइडियाज प्रमोट किए जाते हैं। एंड एक एक इन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग अ नेशन, ट्रेडिशन इन्वेंट किया जाता है, ट्रेडिशन इन्वेंट किया जाता है और कल्चर रिवाइज किया जाता है दोबारा से, हिस्ट्री रिविजिट की जाती है कि हमारा हमेशा से हम ऐसे रहे हैं, तो साथ में ऐसे नेशनैलिटी का आइडिया इमर्ज किया जाता है। तो हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको? बिकॉज अभी ये थ्योरेटिकली जब हम पढ़ेंगे तो उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे इंडियन नेशनल मूवमेंट में कौन कौन से पर्सपेक्टिव के साथ में इन्हीं चीजों को बढ़ावा दिया जाएगा। उसके पीछे का कॉन्सेप्ट अभी फिलहाल हम पढ़ रहे थे। ठीक है, इसीलिए सजेस्ट ये किया जाता है कि नेशन कैन ओनली बी डिफाइंड इन द एज ऑफ नेशनैलिटी। टिल नेशनलिज्म वाज नॉट नीडेड, नेशन वाज आल्सो नॉट नीडेड। तो नेशनलिज्म में इट इज अ मिक्स ऑफ मिथ, इट्स अ मिक्स ऑफ मिथ एंड सुपरस्टिशन। जैसे कि आप देखोगे कि हमने जब पढ़ा था हिटलर के केस में कि हिटलर ने मिथ दिया था सुपीरियोरिटी का एंड सुपरस्टिशियस बेसिस पे कि हम लोग सुपीरियर हैं, और एक फॉल्स कॉन्शियसनेस जनरेट की थी। तो नेशनलिज्म के बारे में यही चीज बोली जाती है। नेशनलिज्म इज अंडर दिस imperative that we have to create some sort of homogenization. Like we can give an example of Indian nationalism from Vivekanand, विवेकानंद से लेकर के जवाहरलाल नेहरू तक सभी ने यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात की है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी की, हमेशा से हम लोग साथ में रहे हैं, अलग अलग धर्म, अलग अलग रिलीजन, तो आज भी हम रह सकते हैं। तो पास्ट को रिविजिट करके ऐसे किया जाता है। ठीक है, तो गेलनर का कहना है कि नेशनलिस्ट, लिबरल्स ये बताते हैं कि इस चीज को लेकर के जो नेशनलिस्ट होते हैं दे ट्राई टू क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ हाई कल्चर, कि हमारा जो कल्चर है हाई है, और वो जो लोकल कल्चर होता है ना उसको बेसिकली डिफेंड करते हैं। सो what we can say is according to liberals कि nationalism is a political ideology। politicians nationalism का कल्चर का यूज करके नेशनलिज्म को बढ़ावा देते हैं और इसका यूज करते हैं एज अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी यूज करते हैं। एंड इट हैज नॉट बिन अ प्रोडक्ट ऑफ कल्चर। सो इसमें आप एक और थिंकर को कोट कर सकते हो, ये आपको नोट्स में मिल जाएगा, आई विल प्रोवाइड यू द नोट्स, पीडीएफ इसकी अवेलेबल है। रॉजर्स ब्रूबेकर, इनको भी कोट कर सकते हो। रॉजर्स ब्रूबेकर का कहना है कि नेशनलिज्म के बारे में कि नेशन इज इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फॉर्म, एक इंस्टीट्यूशन के उसमें नेशन बनाया गया है। इट्स अ प्रैक्टिकल कैटेगरी एंड इट्स अ कंटीजेंट इवेंट बेसिकली। इनको कोट कर लो, या कोई और भी नेशन के पर्सपेक्टिव से बहुत सारे, देखिए इंटरनेशनल मूवमेंट पे एंड इंडियन पॉलिटिक्स पे बहुत सारे आर्टिकल्स आएंगे, जैसे आपका द हिंदू में, समटाइम्स इवन इंडियन एक्सप्रेस में भी आता है। कुछ अच्छे अच्छे बहुत स्कॉलर्स रहते हैं, प्रोफेसर्स रहते हैं, उनके आर्टिकल्स आते हैं, तो आप उनमें से उनको पढ़िए और उसमें से एक दो सेंटेंस, बस एक दो ही आइडिया आपको याद रखना है यहाँ पर। ठीक है, सो ये तो अप्रोच हो गई लिबरल्स की। अब बारी आती है मार्क्सिस्ट की अप्रोच। मार्क्सिस्ट की क्या अप्रोच है यहाँ पर कंस्ट्रक्टिविज्म में? मार्क्सिस्ट में आ जाएंगे बेनेडिक्ट एंडरसन। बेनेडिक्ट
एंडरसन। बेनेडिक्ट एंडरसन का कहना है, अपनी एक बुक लिखी है इन्होंने, इमेजिन्ड कम्युनिटीज, रिफ्लेक्शनिज्म, द ओरिजिन एंड स्प्रेड ऑफ नेशनलिज्म। इस बुक में बेनेडिक्ट एंडरसन कहते हैं कि देर आर सिमिलैरिटीज हमें देखने को मिलती हैं। हालांकि देखिए, जो गेलनर है उनका जो आइडिया है और जो बेनेडिक्ट एंडरसन का आइडिया है उसमें कुछ सिमिलैरिटीज है। जैसे कि दोनों बोलते हैं कि नेशनलिज्म नेचुरल नहीं है। ओके, नो, ये क्लास इंग्लिश मीडियम के लिए नहीं है। दिस क्लास इज फॉर हिंदी मीडियम पवित्रा। इंग्लिश मीडियम की क्लास है फाउंडेशनल कोर्स की, ये कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स की क्लास है। ठीक है, सो कॉम्प्रिहेंसिव में है, फाउंडेशनल में इंग्लिश चलेगी। यू कैन विजिट दैट, you can watch the recordings if you want। आप हिंदी से हैं, ओके ओके। एक्चुअली हिंदी में भी, हिंदी मीडियम ऐसा नहीं है कि मैं प्योरली हिंदी में पढ़ाती हूँ, बिकॉज आई डोंट इवन नो, मैं इंग्लिश में खुद आई डू दैट। लेकिन जितना पॉसिबल होता है मैक्सिमम से मैक्सिमम नॉर्मल लैंग्वेज में बताने का, वैसे आई बेसिकली टीच। एनीवेज, तो नेशनलिज्म के बारे में बोला जाता है, ये कहते हैं कि नेशनलिज्म इज एन इमेजिन्ड कम्युनिटी, एक इमेजिन्ड कम्युनिटी है। इसका क्या मतलब है कि जो लोग होते हैं जो आपस में एक दूसरे से मिले भी नहीं होते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे आप मिले भी नहीं होंगे, लेकिन अगर आप मान लीजिए फॉरेन की कंट्री में जाते हैं, कनाडा में जाते हैं या यूएस में जाते हैं, वहां पर अगर आपको इंडिया से वो लोग, इंडिया के कोई भी मिल जाए, मतलब इंडियन जो हिंदी बोल रहा है या हु इज एन इंडियन बेसिकली, इंडिया के किसी भी रीजन से हो, तो नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट हमको ये सिखाता है कि ऑटोमेटिकली हम लोग एक ही कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, है ना, एक ही कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। दिस इज व्हाट वी सी। तो नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट इस चीज पे बेस्ड होता है। सो हम क्या देखते हैं कि एंडरसन का भी यही कहना था कि कंप्लीटली हम इसको ऐसा कंस्ट्रक्ट करते हैं, इसको ऐसा अपने दिमाग में बनाते हैं, इमेजिन करते हैं। ये एक इमेजिन्ड कम्युनिटी होती है, दिस इज एन इमेजिन्ड कम्युनिटी। तो मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव से ये माना जाता है कि इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ बुर्जुआजी क्लास। नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट बुर्जुआजी क्लास ने बनाया है अपने फायदे के लिए, क्योंकि बुर्जुआजी क्लास क्या करती है अपने फायदे के लिए, बुर्जुआजी क्लास डिवाइड करेगी लोगों को ताकि उनको एक्सप्लॉइट कर सके, क्योंकि अगर लोग यूनाइटेड रहेंगे तो उनको एक्सप्लॉइट नहीं किया जा सकता। तो बुर्जुआजी क्लास नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट यूज करके क्लास स्ट्रगल को डाइल्यूट करने की कोशिश करता है, ताकि लोग आपस में ज्यादा स्ट्रगल ना करें, फाइट ना करें। एंड वी सी दैट फॉल्स कॉन्शियसनेस डेवलप की जाती है कि ये आप आप लोगों की एक ही कम्युनिटी है, तो आप लोग डिफरेंसेस नहीं है, तो आप लोग एक दूसरे के साथ में फाइट मत कीजिए, तो आप रिवोल्ट नहीं ला पाएंगे ऐसे लोगों के अगेंस्ट में जो आपको एक्सप्लॉइट करते हैं। एंड इट ऑल्सो हार्म्स द इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन। जो वीकर सेक्शन है, वर्किंग क्लास है, उनको भी हार्म करता है। तो मार्क्सिस्ट इसको ऐसे इंटरप्रेट करते हैं। तो पहली चीज तो नेचुरल नहीं है ये बोलते हैं, इमेजिन्ड है, ह्यूमन की कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, इल्यूजन एक होता है, आपको लगता है कि आप लोग एक कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, लेकिन आप कभी उस इंसान से मिले भी नहीं होते। नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट इस तरीके से काम करता है। इनफैक्ट बेनेडिक्ट एंडरसन के अलावा भी एक और स्कॉलर हैं जिनको आप कोट कर सकते हो मार्क्सिस्ट अप्रोच में। इनका नाम है एरिक हॉब्सबॉम। ठीक है, ये नाम है इनका। मानना है कि नेशनलिज्म इज नॉट एज ओल्ड एज हिस्ट्री। नेशनलिज्म बहुत ही रिसेंट वे में, रिसेंटली क्रिएट किया गया है। मॉडर्न टाइम्स में जब बुर्जुआजी क्लास आए थे, मॉडर्न टाइम्स में जब कैपिटलिस्ट क्लास का इमर्जेंस होगा, जो ये अमीर लोग धीरे धीरे इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास जब इमर्ज होगी, उस टाइम पे नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट आएगा। शुरुआत में कभी नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट नहीं था, ये इन लोगों ने बनाया है। तो ऐसा नहीं है कि इट इज एन ओल्ड कॉन्सेप्ट, इट इज जस्ट द क्रिएशन ऑफ दीज बुर्जुआजी क्लास पीपल। अपने कन्वीनियंस के लिए इन्होंने बनाया है ताकि ये आसानी से एक्सप्लॉइट कर पाए लोगों को। इसीलिए वेस्टर्न स्कॉलर्स जब देखते हैं नेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट को पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज में, इंडिया भी एक पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटी है,
ठीक है, तो दे बेसिकली टॉक्स अबाउट दैट नेशनलिज्म इज अ डेरिवेटिव डिस्कोर्स हियर। डेरिवेटिव डिस्कोर्स का मतलब जो इंडिया और पाकिस्तान जैसी या दूसरी जो पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज है, मतलब जो पहले कॉलोनीज रह चुकी हैं, वहां पर अब नेशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो ओरिजिनली नहीं शुरू हुआ है, वो डिराइव किया गया है जो कॉलोनियल मास्टर्स से, उनसे डिराइव किया गया है, जो उनका अपना नेशन का एक आइडिया था, तो उन्हीं से हमने डिराइव किया है। पोस्ट कॉलोनियल वेस्टर्न स्कॉलर्स बेसिकली ऐसे देखते हैं नेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट को। इसको ये जो डेरिवेटिव डिस्कोर्स है, इसको ये टर्म यूज की गई है, इसमें आप कोट कर सकते हो पार्था चैटर्जी को। पार्था चैटर्जी का कहना है कि नेशनलिज्म इज अ डेरिवेटिव डिस्कोर्स, मतलब हमारा अपना कॉन्सेप्ट नहीं है, ये हमने डिराइव किया है, हमने दूसरों से लिया है, ऐसे बोला जा सकता है इसको। तो इस डिस्कोर्स के अकॉर्डिंग इनका कहना है कि अगर इंपीरियलिज्म ना होता, मतलब अगर हमारी कंट्री कॉलोनाइज ना हुई होती, तो क्या होता, तो हमारी कोई कॉन्शियसनेस ही ना होती नेशनलिज्म की। हमारी नेशनलिज्म की कॉन्शियसनेस इसीलिए आई है क्योंकि हमारी कंट्री के ऊपर यू नो उसको कॉलोनी बनाया गया, हमारी कंट्री को एक्सप्लॉइट किया गया, ड्रेन ऑफ वेल्थ हुआ है इंडिया से। तो पार्थ चैटर्जी नेशनलिज्म को ऐसे इंटरप्रेट करते हैं। तो इसीलिए नेशनलिज्म जो कॉलोनीज में हमें देखने को मिलता है, दैट इज अ कंटीजेंट इवेंट। इनफैक्ट इसमें दूसरे स्कॉलर्स एक और हैं, जॉन ब्रूली। जॉन ब्रूली ने एक बुक लिखी है, नेशनलिज्म एंड द स्टेट। नेशनलिज्म एंड द स्टेट। तो जॉन ब्रूली ने नेशनलिज्म एंड द स्टेट अपने बुक में ये लिखा है कि जो कॉलोनीज में नेशनलिज्म हमको देखने को मिलता है, इट्स अ पैरासाइट मूवमेंट। ये इसको पैरासाइट मूवमेंट बोलते हैं। पैरासाइट मूवमेंट मतलब इट इज शेप्ड बाय व्हाट इट अपोजेस। पैरासाइट ऐसा ही होता है, ठीक है, इंपीरियलिज्म से शेप्ड है ये बेसिकली। तो नेशनलिज्म मतलब ऐसा है कि सामने वाले को जैसे ओपोज कर रहे हो आप, ठीक है, जिन चीजों पे ओपोज कर रहे हो वही आइडिया आपका नेशनलिज्म में आ जाएगा। तो इसमें पार्था चैटर्जी के व्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्था चैटर्जी अपनी बुक जो लिखी है इन्होंने, द नेशन एंड इट्स फ्रेगमेंट्स, colonial and post-colonial societies, पार्था चैटर्जी उसमें बताते हैं कि challenges the view that the Western European concept of nation is just a modular form. It is to be initiated by others. Nationalism, is basically derivative discourse, and if all the nations are imagined, then all nations are imagined differently by different set of people. If nationalism is not that, क्योंकि हर किसी का नेशनलिज्म का आइडिया बहुत डिफरेंट है, तो हर किसी ने डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से उसको इमेजिन किया हुआ है। So what we see is he applies this concept of Orientalism to challenge the universalist approach of imperialist. This is not enough to say that nationalism in colonies has been just because of the objective historical process that has been created by the colonial rule. He questions this कि पॉलिटिकल साइंस में जो नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट है, कहीं ना कहीं इसमें यूरोसेंट्रिज्म हमको देखने को मिलता है। मतलब यूरोप में जो नेशनलिज्म का आइडिया इमर्ज हुआ, उसी को मतलब मेन नेशनलिज्म का आइडिया माना जाता है, और उसके बेसिस पे बाकी जो कंट्रीज में जो इमर्ज हुआ है उसके साथ में कंपेयर किया जाता है। तो मतलब ऐसा बोला जाता है कि कैमोफ्लॉज कर देता है एक तरीके से ये कॉम्प्लेक्स जो नेचर होता है सोसाइटी की, इतनी डेवलपमेंट्स होती हैं, तो उसको नेशनलिज्म का आइडिया, मान लीजिए कोई ऐसी चीज हो रही है जिससे एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो नेशनलिज्म का आइडिया क्या करता है, एक कैमोफ्लॉज की तरह काम करता है। मतलब जहां जहां पर सोसाइटी में कोई गलत काम हो रहा है उसको ढक देता है एक तरीके से, क्योंकि आप सिर्फ नेशनलिज्म के बेसिस पे
आप सामने वाले को परसीव करोगे कि आप लोगों की एक ही कम्युनिटी है। तो ऐसे बात करते हैं पार्था चैटर्जी कि इट्स अ पैरासाइट मूवमेंट, इसको जॉन रूली कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ स्कॉलर्स हैं जिनको आप कोट कर सकते हो। अलग अलग स्कॉलर्स के अलग अलग व्यूज हैं, कि आपको नोट्स में आपके मिल ही जाएंगे कि किसने क्या बोला है। जस्ट एज इट इज एक या दो स्कॉलर्स याद रख लीजिए एंड दैट इज इनफ। ठीक है, आंसर में आपको यही लिखना होगा। अब आगे बात करते हैं। जैसे इसमें कुछ ऐसे हैं, देर इज बीसी चैटर्जी। बीसी चैटर्जी का कहना है कि इट इज अ मूवमेंट ऑफ डिपार्चर। मूवमेंट ऑफ डिपार्चर। मूवमेंट ऑफ डिपार्चर मतलब इनिशियली जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे, इंडियन नेशनलिज्म को दे सॉ एज द प्रोडक्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन। ब्रिटिश रूल के अंडर में दे सॉ दैट इंडियन नेशनलिज्म वाज जस्ट द प्रोडक्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन। लेकिन इनिशियल होगा ये, इनिशियल होगा। लेकिन आगे हम देखेंगे कि लेटर ऑन इट वाज रियलाइज दैट सच एन आइडियल विल नॉट बी सर्व द पर्पस, इसीलिए आगे वो चेंज कर देंगे। तो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म हम बात कर रहे हैं कि पार्था चैटर्जी सजेस्ट करते हैं तीन फेजेस। एंड तीन फेजेस हैं। एक तो है मूवमेंट ऑफ डिपार्चर, जिसमें बीसी चैटर्जी हैं, ये सिंबलाइज करते हैं मूवमेंट ऑफ डिपार्चर को। तो ये पार्था चैटर्जी के अंडर में है, जिसमें पार्था चैटर्जी ने तीन फेजेस नेशनलिज्म के बताए हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। उसमें पहला आता है मूवमेंट ऑफ डिपार्चर, जब शुरुआत हुई नेशनलिज्म की। डिपार्चर होता है ना, जब आप लाइक फ्लाइट में जैसे जाते हो, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर नेशनलिज्म की बिल्कुल शुरुआत होगी। तो इसको सिंबलाइज करने के लिए इट वाज बीसी चैटर्जी, इनका व्यू है। अब जैसे आगे आएगा, मतलब इन्होंने इनके आइडियाज के साथ में एसोसिएट करते हैं पार्था चैटर्जी। एक होता है, पहला फेज आता है मूवमेंट ऑफ डिपार्चर। दूसरा फेज आएगा मूवमेंट ऑफ मेन्यूवर। मूवमेंट ऑफ मेन्यूवर। और मूवमेंट ऑफ मेन्यूवर में हम देखेंगे कि इसमें गांधी आएंगे। तो इस टाइम पे गांधी आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे बंकिम चंद्र चटर्जी होंगे उस टाइम पे। ठीक है, शुरुआत में उनका आइडिया रहेगा। मूवमेंट ऑफ मैन्यूवर में हम देखेंगे कि गांधी आ जाएंगे इंडियन नेशनलिज्म में। देन थर्ड रहेगा मूवमेंट ऑफ अराइवल। मतलब बस शुरुआत हो रही है, मैन्यूवर हुआ, उसके बाद आता है अराइवल। और अराइवल आएगा नेशनलिज्म का, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय नेहरूवियन नेशनलिज्म। नेहरू का जो नेशनलिज्म का आइडिया था, अल्टीमेटली वहां पर इंडिया में प्रॉपरली नेशनलिज्म वहां तक आ जाएगा। तो पहला फेज आता है मूवमेंट ऑफ डिपार्चर। इनिशियल, जैसे मैंने आपको बताया, माना जा रहा था कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन। लेकिन लेटर ऑन ये रियलाइज किया गया, ये ऐसा जो आइडिया है, ये मॉडर्न, ये सर्व नहीं करेगा पर्पस। इसलिए बंकिम चंद्र चटर्जी रिप्रेजेंट्स दिस मूवमेंट ऑफ डिपार्चर। एंड उन्होंने कुछ ऐसे वेस्टर्न स्कॉलर्स की कैटेगरीज थी, वो यूज की हैं। ही प्रोवाइडेड क्रिटिक टू some orientalist discourse also, like कि ब्रिटिशर्स को जो सपोर्ट करते थे। and he searched India's awakening in its culture, in its spiritual tradition. He did that. Then comes this movement of maneuver under Gandhi, जहाँ पे हम देखेंगे कि गांधी विल प्रोवाइड दिस क्रिटिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। वैसे भी गांधी तो मॉडर्निटी के अगेंस्ट में थे, तो मॉडर्न सिविलाइजेशन को का क्रिटिक प्रोवाइड किया था इन्होंने, ताकि जो ओरिएंटलिस्ट डिस्कोर्स है उसको चैलेंज किया जा सके। ओरिएंटलिस्ट डिस्कोर्स का मतलब कि जो ब्रिटिशर्स का डिस्कोर्स था, जो इंग्लिश पीपल का डिस्कोर्स था, उसको चैलेंज किया जा सके।
तो मॉडर्नाइजेशन को लेकर के ब्रिटिशर्स बहुत ज़्यादा बातें करते थे कि मॉडर्नाइजेशन इज दिस एंड दैट, इससे बहुत फायदा होगा, हमेशा पॉजिटिव दिखाते थे। लेकिन गांधी एक अलग एंगल लेकर के आएंगे मॉडर्नाइजेशन का और बताएंगे कि हाउ मॉडर्नाइजेशन विल अफेक्ट इट। फिर हम देखते हैं इसके अलावा what we see is comes गांधी मूवमेंट ऑफ मैन्यूवर में आते हैं एंड क्रिटिक प्रोवाइड करता है। तो गांधी फ्रीडम मूवमेंट का जो गोल होगा उसी को रीडिफाइन कर देंगे। तो गांधी जैसे हम देखते हैं कि राम राज्य एस्टैब्लिश करने की बात करेंगे, जहां पर मोरालिटी हो, लोग सही तरीके से सही काम करें, ऐसे राम राज्य को एस्टैब्लिश करने की बात करेंगे। तो गांधी ने ये बोला था कि जो ब्रिटिश स्टेट है ये सैटेनिक है, यानी इसमें नेगेटिव व्यूज हैं, इट इज सैटेनिक, शैतानी है। एंड जो राम राज्य होगा वो डिजायरेबल है, क्योंकि जैसे भगवान राम का वास होता है उसमें एकदम पीस था, कोई भी वॉयलेंस नहीं था। ठीक है, तो वैसा ही एस्टैब्लिश करने की कोशिश करें कि पीस रहेगा। तो राम राज्य लेकिन इज डिफिकल्ट टू अचीव, इतना आसान नहीं है इसको अचीव करना, इसीलिए हम देखेंगे। लेकिन ये डिजायरेबल है, आसान नहीं है बट इट इज डिजायरेबल, क्योंकि पीस रहेगा यहाँ पर। तो इस वजह से हम देखेंगे कि गांधी जो होंगे एक ब्रॉड फ्रेमवर्क बनाएंगे, एक ब्रॉड फ्रेमवर्क तैयार करेंगे डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस के लिए। इंडियन सोसाइटी में जो लोग रहते हैं अलग अलग सेक्शंस के लिए अलग अलग तरीके की स्ट्रेटजीज अपनाई जाएंगी और एक स्कोप क्रिएट किया जाएगा ताकि पॉलिटिक्स अकोमोडेट कर सके डिफरेंट सेक्शन ऑफ पीपल को भी। तो एडजस्टमेंट की जाएंगी, गांधी ऐसे चेंजेस लेकर के आएंगे जिसमें कॉम्प्रोमाइजेस किए जाएंगे कि हमें राम राज्य एस्टैब्लिश करना है तो उसके लिए कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइजेस भी करने पड़ेंगे। फिर आगे आता है मूवमेंट ऑफ अराइवल का फेज। अब ये जो फेज होता है, ये जो स्टेज होती है, इट रिफ्लेक्ट्स द टास्क ऑफ नेशन बिल्डिंग, और ये तब हुआ जब इंडिया आजाद हुआ। तो इंडिपेंडेंस के बाद में नेहरू थे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो वी सी दैट नेहरू ही ट्राइड टू डेवलप नेशन बिल्डिंग एंड बहुत सारी उस टाइम पे कॉन्ट्राडिक्शंस थी। तो हम देखेंगे कि ही ट्राई टू एड्रेस दोज कॉन्ट्राडिक्शंस अपने प्रोग्राम्स के थ्रू। जैसे नेहरू ने डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए भी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे प्रोविजंस लेकर के आए, उस पर काम किया, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स पे काम किया, प्लानिंग पे काम किया नेहरू ने, सेंट्रलाइज्ड फेडरेशन रखी नेहरू ने। तो पार्था चैटर्जी का बेसिकली ये जो तीन फेसेस पार्था चैटर्जी बताते हैं कि देयर इज मूवमेंट ऑफ डिपार्चर, देयर इज मूवमेंट ऑफ मैन्यूवर एंड अराइवल इन इंडियन नेशनलिज्म, इन फेजेस में नेशनलिज्म डेवलप हुआ। तो पार्था चैटर्जी हमको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नेशनलिज्म जो पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज होती हैं, जैसे इंडिया भी एक पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटी है, ऐसा नहीं है कि इट इज अ डेरिवेटिव डिस्कोर्स, इट इज नॉट अ डेरिवेटिव डिस्कोर्स। कुछ ऐसे स्कॉलर्स हैं जो बोलते हैं कि इट्स अ डेरिवेटिव डिस्कोर्स। तो पार्था चैटर्जी पहले एग्री करते हैं, उसके बाद बताते हैं कि पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज में ये जो कॉन्सेप्ट है ये यूरोसेंट्रिज्म है। यूरोसेंट्रिज्म मतलब कि जो यूरोप वाले हैं उनको लगता है कि आपने हमसे ही डिराइव किया है, क्योंकि नेचुरली अपीयर हुआ है इन केस ऑफ इंडिया। ऐसे ही दूसरे स्कॉलर्स हैं, जैसे एक और हैं इसी में मार्क्सिस्ट डिस्कोर्स में हम देखते हैं दीपेश चक्रवर्ती। दीपेश चक्रवर्ती की भी एक बुक इन्होंने लिखी है, बुक का इनकी नाम है, he has written a book नेशन एंड इमेजिनेशन, नेशन एंड इमेजिनेशन। इस बुक में ये सजेस्ट करते हैं, ये बताते हैं कि जो पार्था चैटर्जी ने बोला है, पार्था चैटर्जी ने जो नेशन का एक बहुत ही नैरो कॉन्सेप्ट है उसको एक्सपैंड किया है। ठीक है, इन्होंने बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं, हेट्रोजेनियस प्रैक्टिसेस को जो कॉलोनियल सोसाइटीज में फॉलो की जाती हैं उनको इंक्लूड किया है। तो कंक्लूड अगर आपको करना हो नेशनलिज्म को, वी कैन कोट दैट हम रॉजर्स को कोट कर सकते हैं दैट nations are not by any means enduring concept. Nation are constructed by humans. Nation जो आइडिया होता है नेशनैलिटी का वो कंस्ट्रक्ट किया जाता है, ह्यूमंस कंस्ट्रक्ट करते हैं। इट इज इल्यूजनरी, ठीक है, फॉल्स कॉन्शियसनेस है कहीं ना कहीं, एंड आइडियोलॉजिकल एक तरीके से
उसमें आइडियोलॉजिकली आपको इन्फ्लुएंस करने के लिए दिया जाता है ताकि आपका एक्सप्लॉयटेशन किया जा सके। ठीक है, सो दिस वाज द थ्योरेटिकल पार्ट। नाउ लेट्स कम टू द पर्सपेक्टिव। अब पर्सपेक्टिव बहुत इजी सा है। पर्सपेक्टिव में हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन रहेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा दैट व्हाट इज द दलित पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। फिर एक क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड what is the subaltern perspective of Indian national movement। सिर्फ ये कवर करना है। आफ्टर दैट वी विल बी डन विद दिस टॉपिक। तो इट्स अ वेरी स्मॉल टॉपिक। मेन चीज़ें आपको इसकी पता होनी चाहिए, बाकी तो सिर्फ ओपिनियंस हैं, नाम है और उनके आइडियाज़ हैं, एज इट इज़ आपको याद रखने हैं, बस एसोसिएशन पता होना चाहिए उसके पीछे का। देखिए, इफ वी हैव टू अंडरस्टैंड, वी हैव टू deconstruct the political activities of that time, कि उस टाइम हो क्या रहा था, हमें वो समझने की जरूरत पड़ेगी। तो ये जानने की जरूरत पड़ेगी कि इट विल बी यूजफुल, बिकॉज इफ वी डू नॉट इग्नोर दैट द अदर नरेटिव्स, यू नो बिसाइड्स द मेटा नरेटिव, हमको वो फिर समझ में नहीं आएगा। तो उस टाइम का वी नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या चल रहा था। तो डिबेट जो शुरू होती है, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटर, लॉर्ड कर्जन थे, लॉर्ड डफरिन थे, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर्स उस टाइम पे हुआ करते थे और काफी डिबेट चलती है उस हिसाब से। तो हम देखते हैं जैसे उस टाइम पे क्या हुआ करता था कि देर वॉज दिस लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को चैलेंज किया था, बिकॉज ही हेल्ड दैट कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस इज अ माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी। कांग्रेस को लेकर के डफरिन का कहना था दैट कांग्रेस इज अ माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी। कांग्रेस एक माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी है। ऐसे बहुत सारे दूसरे स्कॉलर्स हैं, जैसे जॉन स्टार्ची हो गए, इनका भी इनकी एक बुक आई थी, इंडिया इट्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रोग्रेस, 1888 में लिखी गई थी ये। इन्होंने उसमें लिखा था कि जो फर्स्ट एसेंशियल थिंग है दैट इज अबाउट इंडिया, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है रिगार्डिंग इंडिया, दैट देयर इज नो इंडिया, दैट देयर इज नो इंडिया। ब्रिटिशर्स इंडिया को एक जोग्राफिकल एक्सप्रेशन की तरह देखते थे कि इंडिया इज जस्ट अ जोग्राफिकल एक्सप्रेशन। जो यू नो आगे औरबिंदो घोष आएंगे जो कहेंगे कि इंडिया की भी अपनी एक स्पिरिट है, इंडिया इज ऑल्सो अ नेशन, बट इसकी जो स्पिरिट है अभी डॉर्मेंट है, मतलब अभी एक्टिव नहीं है, लेकिन इंडिया की भी अपनी एक स्पिरिट है, इंडिया एक नेशन है। इनफैक्ट ब्रिटिशर्स को इनसे इन्फ्लुएंस होकर के बहुत सारे ऐसे अर्ली मॉडरेट्स जो हम देखेंगे, अर्ली नेशनलिस्ट होंगे जो मॉडरेट्स होंगे, उनका भी यही कहना था कि इंडिया इज नॉट अ नेशन बट इंडिया इज अ नेशन इन मेकिंग। वो लोग ये मानते थे। और फिर इसमें आते हैं आपके औरबिंदो घोष और वो कहते हैं कि नहीं, इंडिया हैज ऑलवेज बिन अ नेशन। तो उसमें कुछ ऐसे डिबेट्स चलती रहती हैं और उसमें आता है फिर ये जानना जरूरी है कि जो रिस्पांस था वो कैसा था, मतलब दलित्स का क्या रिस्पांस था उसमें, एंड बाकी सब लोगों का क्या रिस्पांस रहेगा, सब ऑल्टरनेट क्लासेस का क्या रहेगा। जैसे दलित पर्सपेक्टिव से एक इम्पॉर्टेंट हमारे लिए जो आ जाएंगे वो रहेंगे दिस अंबेडकर। ऐसे ही मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव से एम एन रॉय बहुत एसेंशियल है हमारे लिए। यहाँ पे अंबेडकर का व्यू आ जाएगा, ठीक है। इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में क्या सोचते थे, एक्चुअली अंबेडकर वांटेड ब्रिटिशर्स टू स्टे इन इंडिया। फिर आते हैं मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव में एम एन रॉय। ऐसे ही बहुत सारे स्कॉलर्स हैं
इन्हीं सभी स्कॉलर्स के आरपी दत्त हो गए, एम.एन. रॉय हो गए, सुमित सरकार हैं मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव में। इनके व्यूज आपको नोट्स में दिए गए हैं, आपको बस वो रीड करना है। बैकग्राउंड जो इनका है वो हमने आपको, अगर मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव वैसे पता है तो आपको बहुत आसानी से कवर हो जाएगा यहाँ पे। जैसे एम.एन. रॉय हैं, वो चाहते थे कि जो लोग हैं वो अभी से मतलब बुर्जुआजी क्लास के अगेंस्ट में रिवोल्ट आना चाहिए। तो ही वांटेड कि कम्युनिज्म का टाइम आ चुका है, इंडिया में कम्युनिज्म आना चाहिए। तो एम.एन. रॉय, he was the first one to basically to provide the first critic on Gandhi। मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव से पहला क्रिटिक अगर गांधी का किसी ने किया है तो वो एम.एन. रॉय ने किया है। ठीक है, तो व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट गो थ्रू द पीडीएफ दैट आई विल प्रोवाइड। ठीक है, पीडीएफ आई थिंक मैंने एक शेयर भी की थी, उसी में है, दलित पर्सपेक्टिव है। लेट मी चेक वेदर दैट पीडीएफ इज देयर और नॉट। उसी में आपको मिल जाएगा ये। ठीक है, और सब कुछ बहुत एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया है बेसिकली, क्योंकि देखिए ये बहुत ज़्यादा फैक्चुअल आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि सिर्फ वो ही है कि इनके ओपिनियंस आपको याद रखने हैं एज इट इज। बुक का नाम याद रखिए, बाकी मैं आपको बेसिक्स तो पढ़ा ही चुकी हूँ। जैसे सुब्रता मुखर्जी की अपनी एक बुक है, बुक का नाम है एसेज इन मार्क्सिस्ट थ्योरी एंड प्रैक्टिस। उसमें मेंशन करते हैं कि इट वाज एक्चुअली एम.एन. रॉय जिन्होंने पहला क्रिटिक प्रोवाइड किया था। Let me see. Last time I think I have uploaded some. I think I have uploaded the PDF. यहाँ पे है नहीं। I'll have to upload it again. चलिए, there are two PDFs that I'm sharing. Just go through that. पेपर 1 सेक्शन बी ना एक्चुअली अलग से इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का कोर्स आने वाला है अभी जनवरी में, जहाँ पे हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। ठीक है, जिसमें हम साथ में पॉलिटी भी कवर करेंगे इसी में। तो जो आपको पढ़ाया जा रहा है ये उसमें कवर हो जाएगा, ये भी है। तो वहाँ पर आपको वैसे पीडीएफ मिल जाएंगी। आई एम अपलोडिंग द पीडीएफ। इंडियन नेशनलिज्म की एक पीडीएफ अभी मैंने शेयर की है। मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की पीडीएफ है, फेडरलिज्म की पीडीएफ है। आई विल शेयर मोर। ठीक है, तो एनीवेज वैसे भी हमारा इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का कोर्स शुरू होगा तो हमें यहीं से शुरू करना है। इंडियन नेशनल मूवमेंट पर्सपेक्टिव ये रिपीट होगा वहाँ पर। तो आई थिंक इट इज़ बेटर कि हम कंटिन्यूएशन में, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से इंटरनेट भी प्रॉब्लम कर रहा था तो कंटिन्यूएशन में नहीं रहा, तो आगे पीछे टॉपिक्स हो गए हैं। तो पेपर 1 सेक्शन बी को स्क्रैच से एकदम शुरू करेंगे हम नेक्स्ट मंथ इन जनवरी। ठीक है, जनवरी फेब, आई थिंक फेब एंड तक हमारा कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें कंप्लीट नोट्स होंगे, पॉलिटी हो जाएगी इसमें सब कुछ। फेब या मिड मार्च तक फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो विल कंटिन्यू एट दैट टाइम।
दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। आगे क्योंकि इसको कवर करना ही है हमें आईजीपी के कोर्स में, तो वहीं फिनिश कर लेंगे अच्छे से।